नया यूनिट है, वो है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। तो अगर हम अपनी डेली लाइफ को देखें तो प्रकृति के अंदर अनेक तरीके के परिवर्तन होते हैं। हमारी डेली लाइफ के अंदर, घरेलू जीवन के अंदर अनेक तरह के परिवर्तन हम लोग देखते हैं। इन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन इसमें हम करेंगे। परिवर्तनों की बात करते हैं तो परिवर्तन को फिर कई नजरियों से देखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं तो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं, बहुत स्लो होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जंग का लगना। जंग का लगना एक ऐसा परिवर्तन है जो बहुत स्लो होता है। आप लोहे को डाल देंगे, 2 महीने 3-4 महीने बाद इतने दिन में उस पर जाकर जंग का निर्माण होता है। तो इस तरीके से कुछ परिवर्तन स्लो होते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू होते रहते हैं। जैसे अगर बात करें बारिश का होना, हवा का चलना। हवा का चलना कैसा है? ये कंटिन्यूअस हवा है, लगातार है, चलती रहेंगे। तो ये ऐसा परिवर्तन है जो कंटिन्यू। एक कुछ परिवर्तन ऐसे अचानक होते हैं, जैसे भूकंप का आना। कभी पता नहीं होता भूकंप कब अचानक आ जाता है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं। कुछ बहुत फास्ट होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि एलपीजी गैस माचिस दिखाते ही जलने लग जाता है, तो कुछ ही सेकंड के अंदर वो चेंज हो जाते हैं। तो हमने कई तरह के परिवर्तन हमारी आंखों से इस प्रकृति के अंदर देखे हैं। इन्हीं परिवर्तनों पर हम चर्चा करेंगे और इनको क्लासिफाइड करने का प्रयास किया है। कितने प्रकार से हम इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं वो इसके अंदर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है, हमने यहाँ पर जो परिवर्तन इनको 7 भागों में बांट दिया है। पहला है तीव्र और मंद, यानी कि फास्ट और स्लो चेंजेज हैं। किस तरीके से परिवर्तन फास्ट होते हैं, स्लो होते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन है। अनुकूल का मतलब ये है कि जीवों के लिए जो परिवर्तन लाभदायक होते हैं वो अनुकूल हैं, और हानिकारक होते हैं वो प्रतिकूल हैं। इसी तरह से बात कर रहे थे रेगुलर और इरेगुलर होते हैं। जैसे रेगुलर की बात की थी, हवा का चलना, ये रेगुलर है। और इरेगुलर का हमने एग्जांपल दिया, जैसे भूकंप का आ जाना। उसके बाद है प्रत्यावर्तित और अप्रत्यावर्तित। तो ये परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कुछ निश्चित समय बाद ही दोहराए जाते हैं। जैसे जैसे सुबह होना, एक ऐसा चेंज है जो एक निश्चित समय बाद फिर से होगा। फिर एक निश्चित समय बाद फिर से पुनरावृत्ति होती है इन परिवर्तनों की एक निश्चित समय बाद, तो वो प्रत्यावर्तित कहलाते हैं। और अगर निश्चित समय बाद अगर पुनरावृत्ति नहीं है तो अप्रत्यावर्तित कहलाते हैं। इसी तरह से भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे, प्राकृतिक कृत्रिम परिवर्तन देखेंगे इसके अंदर, नियंत्रित और अनियंत्रित। तो कुछ इस तरीके से हमने क्लासिफाइड किया गया है चेंजेस को, एक एक करके हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? हम इस यूनिट में क्या करने जा रहे हैं? इस यूनिट में हमारे आस पड़ोस के, हमारे आसपास के जो परिवर्तन है उनका अध्ययन करेंगे। उनको क्लासिफाइड किया है कि कितने प्रकार से इनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक और चीज है जो अभी समझ लीजिए कि एक जो चेंज है वो कई ग्रुप में आ सकता है। जैसे रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर तीव्र और मंद गति के अंदर भी आ जाएगा। इस परिवर्तन में भी रासायनिक परिवर्तन आ जाएगा। अनुकूल प्रतिकूल में भी रासायनिक परिवर्तन आ जाएगा। तो एक जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हमारे इसमें कईयों में जा सकता है। तो आप ये मत कहिएगा कि साहब हमारा तो ये फास्ट का एग्जाम्पल था और रासायनिक में कैसे चला गया। जैसे जंग की बात करते हैं, जंग लगना स्लो परिवर्तन में हमने रखा, लेकिन वो रासायनिक परिवर्तन का भी भाग हो। तो एक एग्जाम्पल को हम कई जगह इसमें रख सकते हैं। मतलब एक जो चेंज है वो स्लो भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है, अनियंत्रित भी हो सकता है। इस तरीके से वो एक एग्जाम्पल कहीं पर भी यहाँ पर सुटेबल किया जा सकता है। बस उस एग्जाम्पल का कौन सा नेचर हम वहां दिखाना चाह रहे हैं ये उस हमारी हेडिंग पे डिपेंड करे। ठीक, चलो अभी और देख लेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला है तीव्र और मंद परिवर्तन। देखिए, ऐसे परिवर्तन जिनको संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है उनको तीव्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, फास्ट का मतलब ही होता है, फास्ट का मतलब है तेजी से, यानी बहुत कम समय में यदि कोई चेंज कंप्लीट हो रहा है, संपन्न हो रहा है कोई परिवर्तन बहुत कम समय में, तो इसे क्या कहते हैं? इसे तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे पेट्रोल का जलना, आपने थोड़ी सी भी चिंगारी दिखाई पेट्रोल को, वो पूरी जलकर खत्म हो जाती है। वो पेट्रोल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से हम इसको क्या कहेंगे? तीव्र परिवर्तन कहेंगे। ऐसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, आप अम्ल में क्षार मिलाएंगे तो तुरंत लवण और जल बन जाता है। तो ये जो परिवर्तन है ये भी कैसा है? तीव्र परिवर्तन। तो प्रकृति के अंदर ऐसे कई परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। खासकर दहन के जो परिवर्तन है वो तीव्र होते हैं। गैसीय जो दहन होते हैं वो तीव्र परिवर्तन होते हैं। तो ये तो हो गया तीव्र। उसके बाद है जो स्लो है, यानी कि मंद परिवर्तन है। ऐसे परिवर्तन जिनको संपन्न होने में बहुत अधिक समय लगता है उन्हें हम मंद कहते हैं। धीरे धीरे, यानी कि जब वो संपन्न हो रहा है तो सालों लग जाते हैं संपन्न होने। जैसे एग्जांपल से हम बात करें
जंग का लगना हमने देखा। इसी तरह से खनिजों का बनना, चट्टानें जो बनती हैं उसमें पदार्थों का जब जमाव होता रहता है तो बहुत लंबा समय लगता है, तब जाके खनिजों का निर्माण होता है। इसी तरह से हम बात करें जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल, यह जो बने हुए हैं इसमें भी काफी लंबा समय लगा, हजारों सालें लगी, तब जाके ये परिवर्तन संपन्न हुआ। तो ये परिवर्तन कैसे हैं? सारे मंद परिवर्तन है। तो यहाँ पर हमने दो कैटेगरी बना दी, तीव्र परिवर्तन और मंद परिवर्तन। ये परिवर्तन की होने वाली स्पीड पर हमने क्लासिफिकेशन किया है कि किसको अगर ज्यादा समय लग रहा है तो वो मंद हो गया परिवर्तन को, और यदि कम समय लग रहा है तो वो तीव्र हो गया। तो एक तो हो गया तीव्र और मंद परिवर्तन। दूसरा है अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन। देखिए, ऐसे परिवर्तन जो जीवों के लिए उपयोगी और लाभदायक है, अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। कोई चेंज ऐसा है जो जीवों के लिए उपयोगी है या लाभदायक है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनुकूल। जैसे फलों का पकना, पेड़ पर फल पक रहे हैं, ये चेंज है। पहले फल कच्चे थे, अब फल पक रहे हैं, तो फलों का पकना है, वो जीवों के लिए क्या है? लाभदायक है, उपयोगी है, तो ये अनुकूल परिवर्तन कहेंगे। इसी तरह से दूध से दही बनना, तो दही है वो हमारे लिए लाभदायक है, फायदेमंद है, तो ये भी क्या है? ये भी हमारे लिए अनुकूल परिवर्तन है। खाना पकाना, हम खाना बनाते हैं, ये भी एक परिवर्तन है। हम आटे से रोटियां, सब्जियां, दाल चावल बनाते हैं, ये भी एक चेंज है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी हमारे लिए एक लाभदायक परिवर्तन। उसके बाद दूसरा है प्रतिकूल परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जीवों के लिए अनुपयोगी तथा हानिकारक होते हैं, प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जीवों को उस परिवर्तन से कष्ट हो रहा है, हानि पहुंच रही है, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना प्रतिकूल है, क्योंकि उससे हमें क्या होती है? आर्थिक नुकसान होता है, हमें कष्ट होता है। जब हमने लोहे का कोई खंभा लगा दिया बाहर और पता चला वो 2-3 साल में खत्म हो गया, तो कष्ट होता है हमें, यानी हमें आर्थिक नुकसान होता है। तो ये हमारा कैसा परिवर्तन है? प्रतिकूल परिवर्तन है। फफूंद लगना, हमने खाना रख दिया और फफूंद लग गई उस पर, ये भी प्रतिकूल परिवर्तन है। दूध का फटना, देखिए जमना लाभदायक है, दूध से दही का बनना लाभदायक है, लेकिन दूध फट जाए तो गुस्सा आती है शाम को। दूध अगर फट गया तो कैसा है? वो हमें कष्ट देता है। तो ये क्या है? ये प्रतिकूल परिवर्तन है, जिससे हमें कष्ट हो रहा है, हमें हानि पहुंच रही है, नुकसान हो रहा है, तो वो परिवर्तन हमारे लिए प्रतिकूल परिवर्तन है। तो फटना और जमना, जमना यानी दूध से दही बनना लाभदायक है, और दूध का फटना हानिकारक है। थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज में। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या सर? हाँ जी सर, दूध को हम मतलब पनीर भी तो बनाते हैं, दूध को फाड़ के उसमें कुछ वो एसिड दूध डाल के। फाड़ना, वो दूध फाड़ना अनुकूल हो जाएगा जब आप अपने फायदे के लिए किसी परिवर्तन को करें जिससे आपको लाभ हो रहा है। अगर आप कहेंगे कि दूध से पनीर बनाना, तो वो ठीक है, वो आपका अनुकूल परिवर्तन हो। लेकिन आपका दूध रखा हुआ है और आप उसको अचानक फट जाए और आप कोई उसका यूज नहीं कर पा रहे, आपको कष्ट दे रहा है वो परिवर्तन, तो वो हमारे लिए प्रतिकूल है। एक चीज और है, मैं आगे बोल रहा हूँ इस लाइन को, लेकिन यही क्लियर कर लीजिए। कोई भी अनुकूल परिवर्तन कभी प्रतिकूल हो सकता है और कभी प्रतिकूल परिवर्तन अनुकूल भी हो सकता है। जैसे अभी आपने कहा, हमने प्रतिकूल परिवर्तन का उदाहरण पढ़ा, दूध का फटना, लेकिन वो प्रतिकूल कभी अनुकूल भी हो सकता है। कब? जब वो हमारे फायदे में हो जाए तो वही प्रतिकूल फिर क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा। डेफिनेशन में यही तो कहा है कि जिस परिवर्तन से हमें कष्ट हो जाए वो प्रतिकूल है, और जिससे हमें कोई कष्ट नहीं, हमें फायदा हो रहा है, वो अनुकूल है। तो एक दूसरे में ये चेंज हो सकते हैं, कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर वो प्रतिकूल परिवर्तन ही अगर हमें फायदा पहुंचा रहा है तो फिर उसे प्रतिकूल ना कह के उस परिवर्तन को हम फिर अनुकूल परिवर्तन की कैटेगरी में देखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे फसल पकने पर बारिश का होना। बारिश का होना, कब बारिश हो रही है? जो फसल पक के तैयार खड़ी है, आलू है वो पक गए हैं, और बारिश हो जाए तो वो प्रतिकूल परिवर्तन है। लेकिन अगर बारिश के होने को देखें तो अनुकूल है। अब ये देखना पड़ेगा बारिश किस समय हो रही है। जो बारिश का होना हमारा अनुकूल था, वो बारिश अगर फसल पकने पर हो जाए तो वही क्या हो जाती है? प्रतिकूल। तो अनुकूल प्रतिकूल कंडीशन में जा सकता है और प्रतिकूल अनुकूल कंडीशन में जा सकता है। ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। कुल मिला के है कि जब हमें फायदा पहुंचा रहा है परिवर्तन तो अनुकूल होगा, और नुकसान पहुंचा रहा है तो प्रतिकूल होगा। आपका सवाल का आंसर मिला आपको? यस सर। और किसी को यहाँ तक, अभी हमने दो तरीके से कैटेगराइज किया है परिवर्तनों को, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो पूछ लो बेटा, बाकी फिर आगे चल रहा है। आगे चलिए सर। ओके, थर्ड नंबर पे है वो है हमारे पास नियमित और अनियमित। जैसे अभी बात कर रहे थे रेगुलर और इरेगुलर।
वे परिवर्तन जो लगातार होते रहते हैं, प्रकृति के अंदर लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, इन परिवर्तन के जीव आदी हो जाते हैं। मतलब परिवर्तन हो रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता परिवर्तन हो रहे कि नहीं, इसीलिए जीव इन्हें अधिक महसूस नहीं करते, नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। मतलब कुछ परिवर्तन लाइफ में ऐसे होते हैं जो लगातार होते रहते हैं, उनकी हमें आदत पड़ जाती है। जैसे अभी बात कर रहे थे हवा का चलना, हवा चलती रहती है, एक परिवर्तन है लेकिन हमें पता नहीं चलता हवा चलती रहती है, तो हम ज्यादा महसूस नहीं कर पाते ऐसे परिवर्तनों के। ऐसे परिवर्तनों के हम आदी हो जाते हैं, हमारी आदत में पड़ जाते हैं ऐसे परिवर्तन। तो ये परिवर्तन क्या कहलाते हैं? रेगुलर। रेगुलर का मतलब है लगातार चलने वाले परिवर्तन। ऋतुओं का बदलना है तो ऋतुएं बदलती रहती है, हम ज्यादा फील नहीं करते, ठीक है, हमें मालूम है पहले से कि भैया ये ऋतु अब बदल जाएगी। ऋतुओं को बदलने को हम दरअसल ऐसा भी ले सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे बदलती है, लेकिन अब यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम रहा भी नहीं। पहले हुआ करता था ऋतुओं में जो बदलना है वो पर्टिकुलर टाइम पे होता था। जैसे हम बात कर रहे थे जुलाई के महीने में बारिश होना, है ना, और ये 3 महीने यानी कि आपका अभी मई चल रहा है, मई से गर्मियों का चलना, तो ये डिसाइड था, एक पर्टिकुलर टाइम पे हुआ करता था। लेकिन इसमें भी काफी चेंज हो गया है, अब ये भी कैसे हो गए हैं, ये अब नियमित तो कहे जा सकते हैं लेकिन निश्चित समय इनका कहना अभी संभव नहीं हो पाता। तो जो परिवर्तन प्रकृति के अंदर होते रहते हैं वो क्या कहलाएंगे? नियमित। और वे परिवर्तन जो एक निश्चित समय में नहीं होते हैं, अर्थात ये परिवर्तन किसी भी समय अचानक संपन्न हो जाए, हमें आदत नहीं होती। जैसे भूकंप के आने की हमें आदत नहीं है, अचानक भूकंप आता है तो हमें पता चलता है ये आ गया, तो वो क्या कहलाएगा? अनियमित। बाढ़ का आ जाना अचानक, या फिर तेज बारिश का अचानक हो जाना, बादल फटना जो होता है ना, तेज बारिश का अचानक हो जाना, ज्वालामुखी का फट जाना, भूकंप का आ जाना, सुनामी का आ जाना, ये सारे जो परिवर्तन है अनियमित ये कैसे है? अनियमित है। अनियमित है। ठीक है, खासकर जो प्राकृतिक आपदा है ये सारे अनियमित है, इनका कोई टाइम नहीं होता है और इनकी हमें आदत नहीं होती, और ये अचानक होते हैं। जबकि दूसरे जो परिवर्तन है वो हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट होते हैं और वो लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, तो वो रेगुलर कहलाएंगे। और ऐसे जो परिवर्तन अचानक होते हैं इरेगुलर कहलाएंगे। ठीक है। सर हाँ जी। सर ऋतुओं का बदलना तो हम महसूस कर सकते हैं ना कि गर्मी है, सर्दी है। हाँ, महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होता। वो हमें मालूम है कि ये परिवर्तन होते हैं और होगा भी, तो लगातार होते हैं वो परिवर्तन। मेरा कहने का अर्थ यही था कि ऐसे परिवर्तन है वो लगातार होते रहते हैं और हम आदी हैं, ऋतुएं बदलने की भी हम आदी हैं। हमें मालूम है कि गर्मी आएगी तो आएगी, उसके लिए हम मेंटली पहले से तैयार रहते हैं। तो जी हम सर। ऋतुओं के बदलने के भी आदी हो गए, हवा के चलने के भी आदी हैं। और ये परिवर्तन है वो हमें मालूम है होता है और होता रहेगा। लेकिन जो दूसरा हम इरेगुलर की बात कर रहे हैं, तो इरेगुलर का मतलब ये हुआ कि जिसका हमें पता ही नहीं कब अचानक क्या हो जाए, ऐसा अगर परिवर्तन है तो उसको इरेगुलर कहेंगे। ओके। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रत्यावर्तित एवं अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। देखिए ये रेगुलर और इरेगुलर का ही एक विशेष अवस्था है। अगर रेगुलर परिवर्तन है और इस तरह से रेगुलर है कि एक निश्चित समय बाद उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे भी मैंने बात कही थी कि सुबह का होना, तो हमें मालूम है कि भैया सुबह 6 बजे वापस से दिन उगेगा, भले हम सोने जा रहे हैं लेकिन हमें मालूम है कि अगला जो परिवर्तन होगा वो पर्टिकुलर टाइम पे होगा। तो जिनका पर्टिकुलर टाइम डिसाइड होता है, परिवर्तन होने से पहले हमें उसके समय का ज्ञान होता है कि समय पे होगा, निश्चित समय बाद उसकी पुनरावृत्ति हो रही है परिवर्तन की, तो वो कहलाते हैं प्रत्यावर्तित। इसमें और रेगुलर में थोड़ा सा ही अंतर है। रेगुलर में टाइम डिसाइड नहीं है, रेगुलर ये होते चलते रहते हैं, तो ऐसे होंगे वो तो रेगुलर होंगे। और यदि पर्टिकुलर टाइम पे ही पुनरावृत्ति हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रत्यावर्तित। तो प्रत्यावर्तित और रेगुलर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस इस बात का है कि पर्टिकुलर टाइम पे ही अगर उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको हम प्रत्यावर्तित कहेंगे। ये रेगुलर का ही एक पार्ट हो जाएगा। रेगुलर है लेकिन एक टाइम के बाद ही रेगुलर हो रहा है, यानी कि टाइम के बाद ही पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसको फिर हम प्रत्यावर्तित में ले जाएंगे। जब नियमित परिवर्तन की एक निश्चित समय बाद पुनरावृत्ति होती है, अर्थात इसका समय पहले से ही निर्धारित होता है, उन्हें प्रत्यावर्तित कहते हैं। जैसे सूर्योदय है, सूर्यास्त है, ऋतुओं का बनना है, इस तरीके से ये जो है ये कैसे हैं? प्रत्यावर्तित। उसके बाद है जब किसी परिवर्तन के एक निश्चित समय बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है, उन्हें अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। और ये नियमित भी हो सकते हैं और अनियमित भी हो सकते हैं।
जैसे कि अभी हमने बात की थी कि मान लीजिए हवा का चलना है, तो हवा कोई पर्टिकुलर टाइम के बाद तो उसकी पुनरावृत्ति होती नहीं है, तो वो किस में चला जाएगा? अप्रत्यावर्तित में चला जाएगा। है रेगुलर, है रेगुलर, रेगुलर का मतलब नियमित चलता रहता है वो परिवर्तन, तो है रेगुलर, लेकिन पर्टिकुलर टाइम बाद ही उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, इसलिए उसको हम किस में ले जाएंगे? यहाँ पर अप्रत्यावर्तित में ले जाएंगे। इसी तरह से तूफान है, बाढ़ है, भूकंप, यानी कि जो इरेगुलर वाले थे वो तो सभी कैसे होंगे? अप्रत्यावर्तित होंगे, क्योंकि उनके लिए टाइम भी डिसाइड नहीं होता। तो कुछ एग्जांपल्स इसके अंदर रेगुलर वाले भी आ सकते हैं, और इरेगुलर वाले तो सारे एग्जांपल किसके अंदर आ जाएंगे? अप्रत्यावर्तित के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इरेगुलर का कोई टाइम डिसाइड नहीं होता। बताइए, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों की? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? नहीं सर। नहीं सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है 5वां जो प्रकार है वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग सीरियसली लेना इन चीजों को। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण में ही परिवर्तन होता है। भौतिक गुण जैसे रंग, आकृति, अवस्था, केवल भौतिक गुण बदल रहे हैं, परिवर्तन हुआ जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदले, उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। भौतिक गुणों के अंदर उसका रंग बदल सकता है, उसकी आकृति बदल सकती है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, हथौड़े से आपने लोहे को पीट दिया और उसको जो बेलनाकार था उसको आपने चपटा कर दिया, परिवर्तन है, केवल इसकी आकृति बदली है, तो इसको हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। इसी तरह से अवस्था का बदल जाना भी, जैसे पानी को गर्म किया भाप बना दी, पानी को गर्म किया बर्फ बना दी, तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसके अंदर केवल अवस्था बदल रही है। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, ऐसे परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी के साथ आप कुछ भी करो लेकिन वो पानी ही रहे, यानी H2O है, H2O ही रहे, तो परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक। अगर H2O की जगह कुछ और बना तो वो हो गया रासायनिक, यानी कि इसमें पदार्थ नया नहीं बनता, वही पदार्थ रहता है जो आपने लिया है, आप परिवर्तन करते जा रहे हैं, लेकिन पदार्थ नहीं बदल रहा। पदार्थ नहीं बदल रहा है यानी उसका रासायनिक संगठन, उसका रासायनिक सूत्र है वो नहीं बदल रहा है, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। इसमें पुनः मूल पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। जो आपका पदार्थ था, जहां से आपने शुरुआत की, चेंज कर लिया, चेंज करने के बाद अगर रिवर्स चलेंगे, विपरीत दिशा में चलेंगे, तो पुनः उसी अवस्था में आ सकते हैं। जैसे हमने बात की, पानी को अगर हमने गर्म किया तो भाप बन गई, हमारे पास एक अलग तरीके का पदार्थ हमारे सामने आ गया जिसका अवस्था अलग है। लेकिन रिवर्स चलो, गर्म किया तो ठंडा करो, ठंडा करने के बाद वो द्रव अवस्था में आ गया, और द्रव अवस्था में आने के बाद हमने कह दिया कि पदार्थ अपनी मूल अवस्था में परिवर्तन होते हैं। इसमें पदार्थ को अपनी मूल अवस्था में पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इस परिवर्तन में ऊर्जा को ग्रहण या मुक्त या रूपांतरित किया जाता है। जब आप कोई परिवर्तन कर रहे हैं, या तो उसमें ऊर्जा देंगे या उससे ऊर्जा निकलेगी, या फिर वहां पर ऊर्जा का रूपांतरण होगा। तो एनर्जी में चेंज भी होते हैं ऐसे परिवर्तनों में जहां पर आप भौतिक परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे अगर बात करें कि पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, तो आप वो क्या कर रहे हैं? उष्मा दे रहे हैं, तो वो जो परिवर्तन है वो क्या कर रहा है? उष्मा ग्रहण कर रहा है। और अगर भाप को ठंडा कर रहे हैं तो वहां से उष्मा मुक्त होगी, तो वहां पर कहेंगे कि वहां से जो परिवर्तन है वो ऊर्जा मुक्त कर रहा है। या फिर अगर ग्रहण मुक्त नहीं कर रहा तो ऊर्जा का रूपांतरित करेगा, एक ऊर्जा से एक रूप से दूसरे रूप में भी बदल सकती है। तो इस तरीके के जो परिवर्तन है, इनमें 4 पॉइंट हमने लिखे हैं। 4 पॉइंट को आप एक बार फिर से समझ लीजिए। केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होना चाहिए, दूसरा है नया पदार्थ नहीं बनना चाहिए, तीसरा है इसमें पदार्थ को पुनः मूल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, और चौथा इसमें एनर्जी चेंज भी होता है। 4 पॉइंट हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। केवल भौतिक गुण में परिवर्तन होगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा, पदार्थ को पुनः मूल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है,
और इसमें एनर्जी में चेंज होगा। एनर्जी में चेंज, कागज को फाड़ना, चेक का चुराना। हाँ, जैसे कागज को फाड़ना, से पानी मिलाना, इसमें क्या होगा? कागज को फाड़ना। अब कागज को फाड़ा है तो कागज का कागज ही रहेगा, कोई नया पदार्थ तो बनेगा नहीं। और फाड़ के कागज को फिर से चिपका लो, पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बना। इसी तरह से जो चौक होता है जिससे आप लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, इसका पाउडर बना देना। तो पाउडर बनाएंगे तो ही कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, और पाउडर को वापस से इकट्ठा कर दोगे तो पुनः चौक प्राप्त किया जा सकता है। तो चौक का चूर्ण बनाना, ये आकार के अंदर परिवर्तन है। इसी तरह से मोम का पिघलना, जो आपने मोम सॉलिड लिया हुआ है उसको आप गर्म करेंगे तो लिक्विड फेज के अंदर चला जाता है, लेकिन रहेगा वो मोम, उसके अंदर नया पदार्थ नहीं बनेगा। आपने मोम को गर्म किया है, जो ठोस अवस्था में था उसको आपने गर्म किया तो वो द्रव अवस्था में चला जाएगा, लेकिन द्रव अवस्था में भी वो मोम ही रहेगा। तो वो किस तरीके का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, इसके अंदर नया पदार्थ नहीं बना है। इसी तरह से पानी में नमक घोलना, तो पानी के अंदर नमक जो ठोस था वो अब किस में बदल गया? द्रव अवस्था के अंदर चेंज हो गया। लेकिन अगर आप उसको फिर से पानी को अगर बाष्पित कर देंगे तो पुनः नमक को अलग से प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पर NaCl है, पानी में नहीं घोला था तब भी NaCl था, पानी में घोल दिया तब भी NaCl ही रहता है, यानी कि उसके अंदर नया पदार्थ नहीं बनता है। तो कैसा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक। लोहे को गर्म करना, आपने लोहा गर्म किया है तो लोहा कैसा हो जाता है? बताइए, लोहा गर्म करने पर लोहा कैसा हो जाएगा? रेड। हाँ, लाल पीला नीला उसका रंग बदल जाता है। तो इस तरीके से वो रंग जो परिवर्तन है वो भी भौतिक परिवर्तन है। इसमें लोहा लोहा ही रहता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो ये कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं ये भौतिक परिवर्तन के हैं, जिसके अंदर आपको जो अगर जड़ पकड़नी है, अगर इसको की करना है तो आप ये देख लीजिए कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, वो सारे भौतिक हैं। हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप लोग। सर जैसे मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो सर वो प्रकाश ऊर्जा भी तो उत्पन्न होती है। मोमबत्ती को जला दे रहे हैं तो नया पदार्थ भी बन रहा है, जला दे रहे हैं तो नया पदार्थ भी बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जब नया पदार्थ बन गया तो फिर वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, ना कि भौतिक। मतलब फिर ये दोनों में आ जाएगा मोम का एग्जाम्पल? नहीं, मोम का पिघलना है वो भौतिक में आएगा, मोम का जलना है वो रासायनिक में आएगा। दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं। ठीक है सर। आप देखते हैं मोम को पिघलाते हैं तो मोम जलता नहीं है, वो पिघलता है। और जब मोम जलता है तो वो पिघलता नहीं है। नहीं, गड़बड़ हो गई है। सही कह रहे हैं, जो मोम जल गया वो पिघलेगा क्या? जो जल गया वो तो CO2 और जल वाष्प के रूप में चला गया बाहर। उसका जब आप मोमबत्ती जलाते हैं तो जो पार्ट पिघल कर नीचे आ गया वो तो जला नहीं है, और जो जल चुका है वो तो फिर आप देखेंगे कि आपने एक मोमबत्ती ली और मोमबत्ती का वजन आपने 100 ग्राम लिया और आपने मोमबत्ती जला दी, तो आपको मोम केवल 10 ग्राम मिलेगा या 20 ग्राम मिलेगा, बाकी 80 ग्राम कहाँ गया? जल गया, नया पदार्थ बन गया उसका। तो जो जल गया है वो तो रासायनिक था, और जो पिघल के 20 ग्राम आया है वो भौतिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती के जलाने में दो क्रिया होती हैं, एक तो मोम का पिघलना होता है और एक मोम का जलना होता है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और मोम का जलना है वो रासायनिक परिवर्तन। सर ठीक है, आगे। हाँ जी। दूध में पानी मिलाना और फिर उसको गर्म करना, ये क्या होगा? दूध में पानी मिला दिया, गर्म कर दिया, भौतिक। सर उसको सहमत है पानी या को नहीं है? वापस से प्राप्त तो नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, गर्म कर दो दूध को, पानी को फिर से प्राप्त कर लोगे। भाप बनकर पानी अलग हो जाएगा, दूध दूध रह जाएगा। ठीक है, नहीं सेटिस्फाइड हो पा रहे हो? फिर से समझाऊं? यस सर, वो क्योंकि पानी तो हमें नहीं दिखता ना वापस से। दिखेगा तो भाप तब के फॉर्म में तो दिखता है, बट जितना हमने आप अगर पूरी जितना आपने जितना अगर हम पूरी डालते हैं पूरी उतना आपने जितना डाला उतना नहीं दिखता।
ऐसा कहना हाँ चाह सर। रहे हैं कि हमने जितना पानी पिलाया उतना नहीं दिखता दूध में? दिखेगा कैसे पानी दूध में? उजल जाएगा ना। जलता नहीं है पानी, कभी भी पानी नहीं जलता, पदार्थ कभी नहीं जलता। प्रॉपर वो भाप के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर आप पूरी की पूरी भाप को अगर इकट्ठा कर सके तो आपको पता चलेगा कि दूध में से जितना पानी निकला है वो पूरा का पूरा पानी आपको प्राप्त हो जाएगा। जितना निकला है, जैसे आपने 1 लीटर दूध लिया और दूध की मात्रा रहेगी मान लो आधा लीटर, तो आधा लीटर पानी आपके पास होगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि पूरी की पूरी भाप को आप कलेक्ट करें। तो अगर भाप हवा में फैल गई तो वो पानी तो चला गया ना आपसे। आपको कैसे पता चलेगा भाप में कितना पानी कहाँ चला गया? मतलब सर हम अगर दूध में पानी डालें तो वो सारा उड़ जाता है? नहीं, सारा क्यों उड़ेगा? वो तो आप जितना उड़ाओगे उतना उड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा। आप पानी आधा लीटर डालकर दूध को शाम तक 5 बार गर्म कर दीजिए, तो हो सकता है कि वो आपने दूध आधा लीटर था, आधा लीटर पानी डाला, 5 बार गर्म कर दिया, तो पता चला कि वो तो आधा लीटर से भी कम रहा, दूध में जो पानी था वो भी निकल गया साथ में। और ये डिपेंड करेगा आपने उसको कितना हीट किया है। सब पर जब दूध अपन 4-5 बार उबाल लेते तो उसका स्वाद खराब सा हो जाता है। स्वाद खराब होना अलग चीज है। स्वाद खराब होना भौतिक परिवर्तन होता है, ये कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। स्वाद खराब होने के पीछे क्या कारण होगा? जो प्रोटीन है, जैसे आप बहुत बार उसे गर्म कर रहे हैं, और यदि प्रोटीन विकृत हो गया, आपके दूध में जो प्रोटीन होता है अगर वो विकृत हो गया, यानी कि केमिकल चेंज हो गया, आपने इतना गर्म किया कि वो उसके रसायन ही बदल गए, तो जाके फिर वो रासायनिक परिवर्तन की कैटेगरी में भी चला जाएगा। देखिए मैंने कहा है, अगर पदार्थ नया बना तो रासायनिक होगा। दूध के अंदर जो कंपोनेंट है वो क्या है? केसिन प्रोटीन है, और लैक्टोज शर्करा है ना, और फैट है। ये तीनों उसी अवस्था में है, आप गर्म कर रहे हैं, तीनों उसी अवस्था में है, तो भौतिक है। और इनके अंदर अगर रासायनिक चेंज हो गए, इनके बॉन्ड टूट गए, जैसे प्रोटीन है वो विकृत होने लगता है हाई टेम्परेचर पर, उसके बॉन्ड है वो टूटने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर उसमें रासायनिक परिवर्तन है तो फिर वो नया पदार्थ बनना है, तो फिर वो रासायनिक के अंदर चला गया, जितने गर्म की आप बात कर। सर हाँ जी सर, जैसे हम दूध का खोया जो बनाते हैं तो वो केमिकल चेंजेस में आएगा? हाँ, दूध से खोआ केमिकल चेंजेज में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कारण ये है कि खोआ के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर विकृत हो जाते हैं। फैट है, फैट भी टूटने लगते हैं, तो जब ये टूटने लगते हैं इसी वजह से फिर उसके स्वाद है ना वो चेंज होने लगते हैं। खोआ का और दूध का स्वाद में थोड़ा अंतर आ जाता है। यस सर। ठीक है, तो आगे चले। पानी से बर्फ जमाएंगे तो वो भौतिक नहीं आएगा? हाँ, पानी से बर्फ जमाएंगे तो भौतिक ही होगा। क्यों कंफ्यूज, क्यों डाउट क्यों आया ये दिमाग में? पानी से बर्फ जमा रहे हैं तो केवल उसकी भौतिक अवस्था बदल रही है, वो तो पानी का तो पानी ही रहता है ना, H2O ही रहता है। ओके। सर अगर दूध को गर्म करने के बाद उस पे बर्तन रख देते हैं तो उस पे पानी इकट्ठा हो जाता है, ये क्यों सर? वो भाप ना ठंडी होकर पानी में बदल जाती है। जो बर्तन के अंदर भाप भरी हुई थी जिसको आपने ढक दिया था, वो ठंडी होकर पानी में कन्वर्ट हो जाती, तो आपको पानी दिखाई देने लगता है फिर। यस। ठीक है, आगे चले। हाँ सनी अंदर ठीक है। और बेटा कुछ पूछना तो नहीं किसी को? आगे चले। यस सर। सर ओके, हाँ जी। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सर लास्ट में रिपीट कर दीजिएगा, अभी को ज्वाइन हुई। तो आप वीडियो देखना बेटा, पूरा रिपीट नहीं कर सकते, दरअसल हमारी आधे घंटे की क्लास आधी क्लास हो गई, इसको रिपीट करेंगे तो सब लोगों को नुकसान होगा बिना मतलब, आप इसका रिपीट नहीं किया जा सकता। तो देखिए इसका जस्ट अपोजिट करते चलेंगे। जो 4 पॉइंट हमने पढ़े थे इनका अगर अपोजिट देखें तो अपोजिट है वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन के साथ साथ नया पदार्थ भी बनता है, अर्थात पदार्थ के अणु की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। देखिए भौतिक गुण तो बदल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में नया पदार्थ भी बन रहा है। नए पदार्थ का मतलब जो उसके अंदर अणु था वो अणु की संरचना इसकी बदल गई।
नया अणु बन गया, नया रसायन बन गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। इसमें पुनः मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम सोचे लो हम फिर से वापस से मूल पदार्थ को प्राप्त कर ले उसी रिवर्स डायरेक्शन में जाके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस परिवर्तन में भी ऊर्जा ग्रहण होगी या मुक्त होगी या रूपांतरित होगी, कुछ न कुछ होगा। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो मैग्नीशियम का फीता जलना, मैग्नीशियम तो आपने देखा नहीं होगा, आप तो यही ले लो लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन है। जो लकड़ी होती है उसकी शकल सूरत तो बदल ही गई, यानी भौतिक गुण तो बदल गए। पहले वो ठोस थी और एक निश्चित आकृति थी, अब वो राख में बदल गई। ठोस से ठोस ही है लेकिन उसकी आकृति थी वो बदल गई, तो भौतिक परिवर्तन, उसका रंग बदल गया, तो भौतिक परिवर्तन हुआ, आकृति बदली, रंग बदला, उसकी अवस्था भी कई बार बदल जाती है। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन के साथ साथ जो लकड़ी थी, लकड़ी किससे बनी होती है? सेलुलोज से। सेलुलोज की जगह अब क्या हो गया? सेलुलोज की जगह कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बन गई, नया पदार्थ बन गया, लकड़ी को जलाया। तो ये किस तरीके का परिवर्तन होगा? ये होगा रासायनिक परिवर्तन। और राख से पुनः लकड़ी को आप प्राप्त नहीं कर सकते। राख से फिर से लकड़ी बना लोगे? नहीं बना सकते। तो इस तरीके से ये हमारे पास है रासायनिक परिवर्तन। इसी तरह से जंग लगना, चूना में पानी मिलाना। चूना लाते हो आप? चूना लाते हो, जानते हो चूना आप? हाँ, किस काम आता है सर चूना? लेकिन दोबारा से तो चूना प्राप्त कर सकते हैं ना? कैसे करोगे? सर उसमें का पानी सूख जाएगा, फिर दोबारा चूना हो जाएगा। पानी सूख जाएगा तो चूना नहीं होगा बेटा। सर तब क्या होगा? तब होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो जो चूना होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। पानी डालोगे तो पानी से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप उसे सुखा दो तो वो सूख तो जाएगा, लेकिन रहेगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। आप दीवार पर जब उसकी सफेदी कर देते हो तो सफेदी चूना नहीं होती, वो सफेदी होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके सर। तो पुनः पदार्थ को इसमें प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब कुछ परिवर्तन जो ऐसे होते हैं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी परिवर्तन कहते हैं, जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे बुझे हुए चूने में पानी मिलाना। बुझा हुआ चूना आप लाते हैं ना? बुझा हुआ लाते हो ना चूना? चूना चूना Yes, कैसा sir. लाते हो? बुझा हुआ लाते हो कच्चा? सर वो वाला देखे हैं जिसमें पानी डाल दो तो बुलबुले टाइप के निकलते हैं। हाँ, तो वो कैसा, भुजा हुआ है कच्चा? कच्चा चूना ही होता होगा सर, पता नहीं। नहीं नहीं, तो उसको गर्म करके देखिए, चूना पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत ये हीट हो होता है जाता है चूना सर, पत्थर। उसमें से वाष्प भी निकलता है। हाँ सही है, आप सही कह रहे हैं। देखिए इसको, प्रोसेस को थोड़ा समझिए। चूना पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो वो तो था चूना पत्थर। ये हो गया चूना या बुझा हुआ चूना। चूना या तो सामान्य चूना कह दीजिए या बुझा हुआ चूना। फिर कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप पानी मिला देते तो बन जाता है सर एक कैल्शियम मिनट, हाइड्रोक्साइड। सर वो कौन सा चूना होता है जो लोग शायद खाने में यूज करते हैं? सर वो कौन सा तो चूना यही होता होता है? है, वो यही होता है जिससे आप पुताई करते। ठीक है, सर ये चूनी वाला फिर क्या हो गया? ये जो आपने चूने का पूरा प्रोसेस बताया ना कि CO3 को गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, फिर से वो बनता है, ये फिर से बता दो एक बार। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं। चूना या बुझा हुआ चूना। और जब इसमें और जो पानी मिलाया कैल्शियम जाता है, कार्बोनेट होता है उसे चूना पत्थर। हाँ वो चूना पत्थर। सर तो ये जब हाँ जी, जब वो इस चूने को खाते हैं तो क्या शरीर में अंदर भी ऐसी ही हीट होती है क्या? नहीं, थोड़ी सी होती है। जीभ जल जाती है लोगों की जो चूना खाते हैं।
बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं, बहुत कम हीट निकलती है, वो हीट को डाइजेस्ट कर लेती है। लार होती है, लार के अंदर वो जो हीट थोड़ी बहुत निकलती है उसको एडजस्ट कर लेती है। पानी होता है मुंह में, शांत हो जाती है, लेकिन फिर भी बार बार यूज करने से जीभ फट जाती है। तो हुआ चूना पत्थर में पानी डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। एक तो बुझा हुआ चूना हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें पानी डालेंगे कैल्शियम। हाँ जी, दरअसल निर्माण हो रहा होता है तो बोन के लिए कैल्शियम की ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। तो डॉक्टर है वो रिकमेंड करते हैं कि आपको कैल्शियम की दवाई दी जाए। कैल्शियम का समय दवाई, आयरन और कैल्शियम की दवाइयां चलती हैं उस टाइम पे, क्योंकि कैल्शियम की ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चूना या खड़िया जैसे साधनों का इस्तेमाल करें उसके लिए, उसकी पूर्ति के लिए। हमारे पास कई तरह के मेडिसिन मौजूद हैं, प्योर अवस्था में है, जो हमारे बॉडी के लिए साइड इफेक्ट नहीं करते। इस तरह के कैल्शियम का टेबलेट फॉर्म है या और किसी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, उनका यूज हम कर सकते हैं कैल्शियम की पूर्ति। ठीक है, आगे चलें। तो हम बात कर रहे थे कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें से हीट रिलीज होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जैसे एग्जांपल अभी आपने कहा था कि चूने को अगर पानी में डालें तो बहुत सारी हीट निकलती है। आपने कहा कि भाप वाष्प तक बन जाती है, पानी गर्म होकर भाप तक बदल जाता है, इतनी हीट निकलती है। तो ऐसे परिवर्तन है वो ऊष्माक्षेपी परिवर्तन कहलाएंगे। और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसे परिवर्तन है वो ऊष्माशोषी कहलाते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, इसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। एक चीज और है इसमें, एग्जांपल के लिए और दें थोड़ा सा। देखिए, हाथ पर पेट्रोल डालते हैं, कैसा फील होता है? या ईथर डालें या फिर आप जो थिनर यूज करते हैं उस थिनर को हाथ पर डालते हैं तो कैसा फील होता है? कभी सर इसमें हाथ, भी हीटिंग। सर कभी डाले नहीं है। कभी नहीं डाले? वाह सर गजब। थिनर से तो सर ठंडा लगता है। हाँ तो फिर क्यों कह रहे हो नहीं डाले? थिनर से ठंडा लगता है, पेट्रोल भी हाथ पे कभी गलती से गिर गई तो वो भी ठंडी लगती है। सर पेट्रोल ठंडा जो होता है, थिनर तो ठंडा होता है, लेकिन पेट्रोल तो नहीं डाले हैं। कोई बात नहीं, थिनर है, मैंने 3-4 नाम इसीलिए बोले, शायद किसी से पाला पड़ा हो कभी। तो थिनर जैसे है तो वो क्या करता है, वो हमारे हाथ से हीट को ले लेता है। जब हमारे हाथ से हीट को लेगा तो पदार्थ में क्या लगेगा? ठंडा लगता है। तो वो भी क्या है, एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है, वो ऊष्मा का अवशोषण करता है। ठीक है। सर जो ये मेहंदी होती है ये, हाँ, जिनसे भी आपको ठंडा लग रहा है वो समझ लिए ऊष्माशोषी है, और जिनसे आपको गर्म लग रहा है वो समझ लिए ऊष्माक्षेपी है। जो ठंडी चाय हाथ में पकड़ते हो, चाय गिलास में हाथ में कभी चाय पकड़ी है? हाँ सर, यस तो सर, उस, डेली। हाँ ये तो जरूर पकड़ी होगी। तो बस वही जो परिवर्तन है उसमें से हीट निकल रही है, आपका हाथ गर्म हो रहा है, तो वो कैसा है, जब आप चाय बना के लाए हो तो उस समय वो, जब चाय बनी हुई चाय है उससे हीट रिलीज होती है, तो वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो गया। और जब किसी चीज को पकड़ने पर वो ठंडा महसूस हो रहा है, वो परिवर्तन, वो ठंडा एहसास करा रहा है, इसका मतलब ऊष्माक्षेपी है, वो आपके हाथ से हीट ले रहा है, तब आपको वो ठंडा महसूस हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें, अगले परिवर्तन को देखें। यस सर। और उसके बाद देखिए, प्राकृतिक और कृत्रिम परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जो प्रकृति में स्वतः ही संपन्न होते हैं, इसमें किसी जीव का हस्तक्षेप नहीं होता या जीव हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ऐसे परिवर्तन प्राकृतिक परिवर्तन कहलाते। मतलब हमारी या किसी भी जीव की वो लेवल से बाहर है, उसको हम चाहकर भी नहीं रोक पाते हैं, ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक, जिनमें हमारा हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता। जैसे दिन रात का बनना, आंधी वर्षा तूफान, मौसम का बदलना, बादल बनना, ज्वालामुखी का फटना, तो इस तरीके के जो परिवर्तन है ये सारे कैसे हैं? प्राकृतिक हैं। प्रकृति इनको खुद चलाती है, अपने कंट्रोल में चलाती है, हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। उसके बाद है ऐसे परिवर्तन जो मानव द्वारा संपन्न किए जाते हैं।
जिसमें मानव का हस्तक्षेप होता है या कोई और जीव उसे कर सकता है। वैसे दूसरे जीव करते नहीं है परिवर्तन, ज्यादा टेंशन पालते नहीं, लेकिन मानव तो करता है। तो जिनमें मानव द्वारा संपन्न किए जाते हैं, अर्थात इसमें मानव का हस्तक्षेप रहता है, वो कृत्रिम है। जैसे हमने कई पदार्थ बनाए, सीमेंट का बनाना कैसा है? कृत्रिम। साबुन बनाना है, फर्नीचर बनाना है, मकान बिल्डिंग बनाना है, ये सारे कैसे परिवर्तन है? कृत्रिम परिवर्तन है। इसमें मानव का हस्तक्षेप होता है। तो आप देख लीजिए, जहाँ मानव का हस्तक्षेप है वो कृत्रिम, और जो अपने आप प्रकृति के अंदर हो रहा है जिसमें मानव कुछ नहीं कर रहा वो प्राकृतिक। ठीक है। उसके बाद है नियंत्रित तथा अनियंत्रित, यानी कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। तो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन पर मानव नियंत्रण नहीं कर सकता, वो क्या कहलाएंगे? वो अनियंत्रित कहलाते हैं। खासकर जितने भी प्राकृतिक परिवर्तन है वो सारे कैसे हैं? अनियंत्रित है। जैसे आंधी आ गई, हम तो बहुत चाहते हैं आंधी ना आए, आंधी रुक जाए, लेकिन आज तक किसी पर आंधी रुकी है? नहीं। ऐसे तूफान आ गया, बड़ा वाला आंधी से भी बड़ा होता है, उसे तूफान कहते हैं। छोटी वाली होती है उसे क्या कहते हैं? बताओ। छोटी वाली को क्या कहते हैं? आंधी। बड़ी वाली को तूफान, और बहुत बड़ी वाली को भूकंप। नहीं, चक्रवात या चक्रवाती तूफान। सर आने वाला है। हाँ आने वाला है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। यस सर। देख लेना कौन सा है। छोटी वाली आंधी, बड़ी वाली तूफान, और बहुत बड़ी वाली चक्रवाती तूफान। तो इस तरीके से इनको 3 कैटेगरी में बांटा है हवाओं को, स्पीड के आधार पर। जिसकी स्पीड कम होती है उसे आंधी कह देते हैं, जिसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाती है उसे तूफान कह देते हैं, बहुत ज्यादा हो जाती है तो चक्रवात कहते हैं। तो अभी हमारे पास क्या आने वाला है वो देख के बताएंगे आप लोगों को ना। तो ये सारे जो परिवर्तन ये कैसे हैं? ये नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है। और ऐसे परिवर्तन जिन पर मानव नियंत्रण कर सकता है वो कंट्रोल्ड होते हैं। जैसे हम पंखे की स्पीड बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, ये तो हमारे हाथ की बात है ना। तो इस तरीके से इसको कंट्रोल हम कह देंगे। इसी तरह से जंग लग जाती है लोहे पर, लेकिन हम चाहें तो उसको जंग को रोक देते हैं, पेंट कर देंगे। फिर जैसी जंग आनी शुरू फिर दोबारा पेंट कर देंगे। तो पेंट कर करके या गैल्वेनाइजेशन करके हम जंग लगने को रोक सकते, कंट्रोल कर लिया। लालटेन की रोशनी कम, अब तो लालटेन है ही नहीं, लेकिन लालटेन को अगर जलाए और उसकी रोशनी को कम ज्यादा हम करते हैं, आपको तो पता ही नहीं। आपने देखिए लालटेन जलाते हैं वो? यस सर। अरे वाह, तब तो तुम हमारे युग के हो। कोई बात नहीं। तो लालटेन की रोशनी को कम ज्यादा किया जा सकता है। ये कैसा परिवर्तन है? नियंत्रित। तो ये यहाँ पर हमने 2 कैटेगरी कर दी, जिसको कंट्रोल कर सकते हैं वो नियंत्रित, नहीं कर सकते वो अनियंत्रित। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए? 7 पॉइंट समझ में आ गए? यस सर। ओके, 8वां नहीं है मेरे पास। आपका ये यूनिट खत्म हो गया। ओके सर, जैसे छुई मुई का जो पौधा होता है, हाँ सर जब हम उसको छू देते हैं तो वो मतलब सिकुड़ जाती है, तो वो कैसी प्रक्रिया होती है सर? वो प्रक्रिया या परिवर्तन कैसा कहेंगे? अब यहाँ पर देखिए वो कई कैटेगरी में जा सकता है। उसको हम कहेंगे नियंत्रित कहा जा सकता है, जब वो उसके कंट्रोल में। ठीक। और दूसरा हम उसको भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि कोई केमिकली चेंज नहीं है। यस सर। और इरेगुलर कह सकते हैं, क्योंकि कोई पर्टिकुलर टाइम बाद उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो एक एग्जांपल को हम किसी में, हमें जोड़े में से देखना है, ये वाला या ये वाला, मतलब 2 में से एक छांटना होता है। तो हम यहाँ पर उसको किसी एग्जांपल को किस नजरिए से देख रहे उसमें ले चलिए, फिर उसमें से 2 में से कोई एक आपको आंसर मिल जाए। ओके सर। ओके सर। तो अगला जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम डाल दीजिएगा। हाँ अभी डाल देंगे, ये तो कंप्लीट है। अम्ल, क्षार और लवण के साथ अगली क्लास होगी हमारी, अम्ल, क्षार, बेस, सॉल्ट। हम इसके